सिलेक्शन हुआ, उसके बाद नाम आया, अखबार में नाम आया, पहली बार अखबार में नाम आया, पहली बार फ़ोटो आई अखबार में। तो वो चीज़ देख के काफ़ी घर वालों को भी बहुत खुशी हुई। मेरी दादी जी थी तो उन्होंने वो कटिंग संभाल के, और प्रिंसिपल मैडम से हर वर्ष वो बात करते थे कि मैडम देखिए रिपोर्ट इतनी अच्छी है, आप बस पढ़ने दो। मेरे पिताजी जब तक वो हमारे साथ थे तब तक उनका ये था कि आपको क्या बनना है। तो मेरा शुरू से यही था कि मुझे, उस समय भी मुझे कई लोगों के द्वारा ये कहा गया कि डॉक्टर बनेगी। 10th में मेरे कोई ज़्यादा परसेंटेज नहीं थे। अरे एंजाइटी हो रही है और कुछ पढ़ा नहीं है और कुछ नहीं होगा और मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाती हूँ। मेरी माता जी के पास फ़ोन आया कि 10वीं तो करा लो, कम से कम शादी हो जाएगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुरेंद्र पॉडकास्ट पर। साथियों, आप सभी को पता है हमारे इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है गाँव देहात के जो भी हमारे साथी हैं जिन्होंने संघर्ष के दम पर अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर अचीवमेंट हासिल किया है, या यूँ कहूँ असफलताओं को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपने सपनों को साकार किया है, उनकी कहानी हम अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार कि आपने इतने कम समय में अपने इस पॉडकास्ट को इतना प्यार और स्नेह दिया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो आप देखते हैं बहुत अच्छी बात है, साथ ही साथ इन वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो आज हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको पता लग सके किस प्रकार से इन कैंडिडेट्स ने बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए या फिर यूं कहूं एक बढ़िया रणनीति से अपना एग्जाम क्लियर किया और आज सरकारी सेवा में पदस्थापित है। तो विश्वास कीजिए इन वीडियो के माध्यम से आपको एक बेहतरीन समझ और रणनीति आपको प्राप्त हो सकेगी। तो शेयर कीजिए इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कुसुमलता उदय जी, एक ऐसे कैंडिडेट जिनकी कहानी आप शुरू से अंत तक सुनोगे, यह मुझे यकीन है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आप वीडियो के माध्यम से जरूर देखिए। स्वागत है आपका सुरेंद्र पॉडकास्ट पर। धन्यवाद। बिल्कुल सुरेंद्र जी, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी अब तक की जो भी संघर्षरत जीवन रहा है, जैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, उसको आप लोगों के साथ, उस तबके के साथ, गरीब तबके के साथ साझा करो और उनको एक मोटिवेशन का मार्ग दिखाओ कि हाँ, आप किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी हो, अगर आप जो चाहते हो, अगर वो करने के लिए ठान लेते हो तो आप वहाँ तक पहुँचोगे ही पहुँचोगे। वरना मुझे नहीं लगता कि आज मैं यहाँ पर मौजूद होती, कि आप मेरा पॉडकास्ट हम लोग कर रहे होते। सबसे पहले मैडम, आपका जो परिचय है वो बता दीजिए एक बार आप। बिल्कुल, मैं डॉक्टर कुसुमलता, मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी हैं। हम बेसिकली अजमेर से रहने वाले हैं और शुरुआत से मेरी जर्नी अजमेर के इर्द गिर्द ही रही है और आज मुझे ये सौभाग्य अभी भी प्राप्त हुआ कि मेरी पोस्टिंग जो हुई वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट रहते हुए मनोरपुरा PHC पे लगी और अभी मैं यहीं पदस्थ हूँ, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी की पोस्ट पे। बचपन के साथ आपका? जी देखिए, हम बात करते हैं बचपन की, तो बचपन संघर्ष नहीं है तो मुझे नहीं लगता जल्दी से कोई कहीं पहुंच सकता है। मेरे हिसाब से संघर्ष, अगर ठीक है आज के समय में माता पिता के पास सब कुछ है, अगर वो सब कुछ आपको आज ही प्रोवाइड कर दिया जाए तो आपके अंदर एक जुनून खत्म हो जाता है कि आपको सब कुछ तो मिल रहा है। सही बात। आपको घर बैठे सारी सुविधा मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, आपको अंदर से ऐसा नहीं आता कि कुछ कमी है। तो जो गरीब तबके के लोग जो हमें देख रहे हैं, जो एक मोटिवेशन चाहते हैं, आपके पॉडकास्ट के द्वारा जुड़ते हैं, जो देखते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मेरे बचपन की बात करें तो शुरुआती शिक्षा मेरी अजमेर के ही हिंदी माध्यमिक स्कूल से हुई है। मेरा ऐसा कोई इंग्लिश मीडियम का बैकग्राउंड नहीं रहा है, बट पढ़ते पढ़ते आज ठीक है हम सब लैंग्वेज पर पकड़ हासिल कर चुके हैं, बट हिंदी माध्यम मेरा रहा। सोफिया हिंदी मीडियम स्कूल है अजमेर में, मेरी 9वीं तक शिक्षा वहीं हुई। उस शिक्षा के दौरान भी काफ़ी चीज़ें रही जो मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, उन बच्चों के साथ शेयर करना चाहूँगी जो एक समय पे ये सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैम, आपके पिताजी का देहांत हो गया था जब आप 9 वर्ष के थे जी, तो उसके बाद कैसे आपने अपने आप को संभाला या फिर यूँ कहूँ सर्वाइव किया? देखिए, मेरे पिताजी ज़्यादा किसी बड़ी पोस्ट पे तो उस समय नहीं थे जो उनके संभव हो पाया। जिस प्रकार उनकी परिस्थितियां रही उस तरह से उन्होंने बैंक में अपने पियोन की पोस्ट पे रहे वो, और उसी पोस्ट पे रहते हुए उनका 14 वर्ष का कार्यकाल रहा था, उसके अंदर ही उनका देहावसान हो गया। तो उस बीच मैं 9 वर्ष की थी, मेरे जो बड़े भाई हैं वो 10.5-11 वर्ष के थे। तो संघर्ष फिर उससे वहीं से शुरू हुआ कि काफ़ी चीज़ें हैं कि पेंशन वगैरह का सिस्टम उस समय थोड़ा बैंकों में नए रूल आए थे 2004 के आसपास, तो उसकी वजह से ना तो किसी प्रकार की जो मृताश्रित नौकरी है उसके भी उस समय दरवाजे बंद हो चुके थे। मेरी माताजी को वो नौकरी के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया गया, हमारे द्वारा हम कई मंचों पे भी पहुँचे आगे, बैंक से संबंधित लोगों से बातें भी की, बट वो चीज़ कहीं सार्थक रूप नहीं ले पाई। तो फिर यही था कि जैसे भी है बच्चों को, मेरी माँ इतनी शिक्षित ना होकर के भी उनको शिक्षा का महत्व बहुत पता था,
उन्होंने मात्र 6वीं क्लास तक अपनी शिक्षा पूर्ण की है जिन परिस्थितियों में वो थी। उसके बाद उन्होंने यही किया कि ठीक है, जो भी परिस्थितियाँ रहीं, लेकिन मैं इनको अच्छी शिक्षा दूंगी अपने बच्चों को, और जितना हो सकेगा मेरी तरफ से करूँगी। तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। खाना एक समय को हम इतना अच्छा नहीं खा पाते, लेकिन शिक्षा के लिए उन्होंने हमेशा हमको मोटिवेट किया। मेरे एक दूर के रिश्तेदारी में एक व्यक्ति, मतलब महान इंसान मैं मानूंगी उनको, धन सिंह जी थे। उनका ये था कि वो हमारे जो स्कूल जिसका मैंने जिक्र किया, जहाँ मैंने 9वीं तक अपनी शिक्षा प्राप्त की, वहाँ वो पेंटर के रूप में कभी कभी अपनी सेवाएं देते थे। तो वो मेरे लिए, मतलब मुझे ये कहते थे कि बच्चा सिर्फ पढ़ना है आपको, और बाकी फीस वगैरह जो भी है, प्राइवेट स्कूल थी, प्राइवेट स्कूल के लिए आपको पता है उस समय भी जैसा परिस्थितियां रही उस हिसाब से थोड़ा समस्या थी। फिर जब मैं 6ठी में, जब मेरे मतलब पिताजी 5वीं के आसपास जब उनका देहांत हुआ, उसके बाद वो यही करते थे कि एक अपने फी कंसेशन का एक क्राइटेरिया होता है। अगर बच्चा अच्छा पढ़ता है तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर फी कंसेशन दिया जाता है। ऐसे वहाँ तक 9वीं तक शिक्षा प्राप्त हुई। उसके बाद वहाँ से मुझे अपना साइंस बैकग्राउंड थोड़ा परफेक्ट करना था, क्योंकि शुरू से जब भी मेरे पिताजी, जब तक वो हमारे साथ थे, तब तक उनका ये था कि आपको क्या बनना है, आप क्या बनोगे। तो मेरा शुरू से यही था कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर बनूंगी, चाहे बचपन से आपका ये सपना था? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बचपन से मेरा यही था कि मुझे डॉक्टर बनना है ना। इसके अलावा मतलब मेरा कहीं वो था नहीं कि मैं कुछ और सोचती। शुरू से ही मतलब ऐसे कोई टच में चीज़ें नहीं थी, लेकिन अपने आप एक शुरू से था कि मुझे डॉक्टर बनना है। क्या फीस थी उस टाइम पे सोफिया की? सोफिया की उस टाइम पे फीस 900 कुछ ऐसे चलती थी, लेकिन उस समय का वो पैसा आप मानिए 2004-5 की बात कर रहे हैं, और ऐसे उसमें बात कर रहे हैं कि परिस्थितियाँ कैसी हैं। मतलब कुछ ही एक लोग हैं जो कर पाते हैं, और फिर आप भी वो चीज़ें परिस्थितियाँ जानते हो। तो धन से लगाव ऐसा होता है इंसान का कि वो करे तो फिर एक उसके लिए मन उस प्रकार का होना चाहिए कि कर दिया हमने, और अब उसका वो आए ना आए लेकिन अच्छे काम में लग गया। और उसके बाद 10वीं की मेरी शिक्षा के लिए मुझे साइंस बैकग्राउंड अपना अच्छा करना था, इसलिए फिर मैंने एक स्कूल चेंज किया। तो मैंने ये चाहा कि चाहे अपन सरकारी विद्यालय से भी पढ़ें, अगर वहाँ का साइंस बैकग्राउंड अच्छा है, तो उस समय सेंटर गर्ल्स एक कॉमन नाम है जो अपने केसरगंज में, अपने केसरगंज अजमेर में स्कूल जो सरकारी विद्यालय है, उसमें फिर मैंने अपना रिपोर्ट वगैरह जमा करा के, फिर वहाँ पे ये होता है कि उस समय भी यही होता था कि अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो आपको सोचा जाएगा कि आप साइंस पढ़ने लायक हो। उस समय भी मुझे कई लोगों के द्वारा ये कहा गया कि डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर की तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, और ऐसा मतलब कई लोग होते हैं कि चीज़ें, सब परिस्थितियाँ, समाज सब तरह की आपके सामने चुनौतियाँ रखता है कि ये नहीं हो सकता, हमसे नहीं हो पाया तो तुमसे कैसे हो जाएगा। सही बात। ठीक है, मॉरल सपोर्ट बहुत थे हैं, और अब तो खैर काफ़ी तरह के आ गए क्योंकि हम उस काबिल हो चुके हैं। 10th में क्या परसेंटेज थे आपके? 10th में मेरे कोई ज़्यादा परसेंटेज नहीं थे, ठीक ठाक एक माध्यमिक छात्र के हिसाब से 74 पॉइंट समथिंग 75% आप एग्रीगेट मान सकते हो। बट मेरा हमेशा जो मार्क्स का इशू रहता था वो सिर्फ जो हिंदी इंग्लिश की वजह से इशू रहता था। लॉजिकल चीज़ों में शुरुआत से दिमाग रहा है कि लॉजिकल चीज़ें हैं ना, साइंस फील्ड की चीज़ें या उस तरह की, तो उसमें आपका थोड़ा ज़्यादा मतलब रहता है। तो मेरे साथ वही चीज़ थी। तो उस समय का एक किस्सा मैं अगर शेयर करूँ तो जिस दिन साइंस का मेरा एग्ज़ाम था, मुझे इतना पढ़ने के बाद भी ये चीज़ थी कि अरे एंजाइटी हो रही है और कुछ पढ़ा नहीं है और कुछ नहीं होगा और मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाती हूँ। और तो वो भी समय एक ऐसा था कि एंजाइटी और इन चीज़ों ने मतलब थोड़ा हावी हो गई थी। मेरी माताजी के पास फ़ोन आया कि 10वीं तो करा लो, कम से कम शादी हो जाएगी। सही बात है। 10वीं एक उस समय का ये होता था कि 10वीं पास तो होनी चाहिए लड़की। सही बात। सरकारी विद्यालय होने के बाद भी वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी थी, टीचर्स बहुत अच्छे थे, काफ़ी टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट भी किया उस समय, काफ़ी समझाना, और कई बारी प्रैक्टिकल्स के लिए रोक के एक्स्ट्रा, मतलब अगर उनको ऐसा लगता है कि बच्चा कर सकता है तो उनको काफ़ी सपोर्ट किया जाता था। और आज भी मैं सोचती हूँ कि उस विद्यालय में आज भी किया जाता होगा और किया जाता रहना चाहिए। विद्यालय का मैं मानती हूँ, और हर एक विद्यालय जो सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी टीचर हैं, उसको हमारी ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे कुछ पढ़ाया नहीं जाता, कुछ सिखाया नहीं जाता। 11th 12th आपने सरकारी स्कूल में करी? जी बिल्कुल। तो मेरा पढ़ना उस समय कंटिन्यू रहा, और 12th के बाद में एक विचारधारा पहले से यही थी कि बनना तो डॉक्टर ही है। अब और कोई ऑप्शन, मतलब आप सेकंड ऑप्शन, लोग कहते हैं कि सेकंड ऑप्शन आप रखो और आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए, लेकिन मेरा ही मानना है अगर आपके पास बैकअप प्लान होता है तो आप फिर अपना 100% नहीं दे पाते हो। तो मेरे साथ यही था कि यार कोचिंग के बिना, एक देखो आप कह सकते हो कि कोचिंग के बिना भी कई लोग कर जाते हैं,
करने को, जो अपनी सेल्फ स्टडी से कर जाते हैं। लेकिन कोचिंग आपको एक माध्यम देती है, एक दिशा देती है, आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग सकता है। कह के किया तो क्या किया, किसी के लिए अगर कह के किया तो फिर वो किए का अर्थ नहीं रह जाता, तो वो करते रहना चाहिए। और मैंने सुना आप भी काफ़ी इन चीज़ों में हो, काफ़ी प्रोत्साहन देने में और पेड़ लगाने करने, हरियाली की क्षेत्र में भी काफ़ी चीज़ों में, मतलब आप भी, मैंने सुना, इसलिए। लेकिन मैंने पेड़ लगाए मैडम, चले नहीं उसके पीछे कारण है पौधों को पानी नहीं दिया गया टाइम पे। नहीं, पौधों को पानी नहीं दिया गया। उसकी भी एक समस्या ये है कि हमारे अभी थोड़ा इशू हो गया था पाइपलाइन का, तो महीने 1.5 महीने हमने टैंकर के उससे कंटिन्यू रखा था, तो उस समय थोड़ी दिक्कत आई थी। बाकी आगे भी सरकारी जो आए थे वो भी हमारे लगे थे, लेकिन थोड़ा वही है कि इस तरह की क्षेत्र में थोड़ी सी समस्या पानी की रहती है। तो आपने क्लियर किया। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आपके सामने एक चुनौती आ गई कि यार मोस्टली मिलता है देखने को कि यार नीट की तैयारी करनी है अगर आपको, तो आपको कोटा जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास तो ये चीजें थी नहीं, कंडीशन आपकी ठीक नहीं थी, बिल्कुल। तो उसके बावजूद आपने बिना कोटा गए अपनी तैयारी को किस प्रकार से जारी रखा और नीट क्वालिफाई किया? देखिए, एक वही एक जोश, जज्बा, जुनून अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ होता है, तो मैं समझती हूँ आप जितनी मेहनत करते जाते हो, भगवान भी एक ईश्वर तुल्य लोग आपके समक्ष कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे निमित्त बना के भेज देता है। तो अगर ट्रेंड से मैं भी अफेक्ट हुई कि कोटा जाना पड़ेगा वरना तो नहीं होगा, तो फिर मेरे कोई 4-5 दिन ऐसे काफ़ी डिप्रेसिंग निकले इस सोच में कि अब तो कोई कुछ सहारा ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं थोड़ा सा ऐसे डिप्रेसिव उसमें जाने लगी थी। तो वही ईश्वर तुल्य व्यक्ति का उस समय भी ऐसे मेरे जीवन में आना हुआ कि मेरी माताजी तो जो थी, उन्होंने सिर्फ 6ठी तक अपनी शिक्षा प्राप्त की है, तो उनके साथ में उनके जो सहपाठी थे, उन्होंने उस समय पार्षद का चुनाव लड़ा था। तो लेकिन हमारा कोई मिलना जुलना आना उस समय के बाद से, ना तो मेरी माताजी का ना हमारा उनसे कोई परिचय रहा। लेकिन उन्होंने जब वो हमारे क्षेत्र के पार्षद बने, तब उन्होंने एक समय पे जब ये राशन वगैरह और इनकी जो लिस्ट आती है उसमें अचानक से उन्होंने नाम देखा मेरी माताजी का। बोले ये तो मेरे साथ में मतलब पड़ी हुई हैं, और उसके आगे उन्होंने देखा कि स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी मेरी माताजी के नाम के आगे उन्होंने जब देखा, तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई देखते हैं, एक बार मिल के तो देखते हैं कैसे क्या मतलब है। ऐसे जैसे आपका कोई पुराना दोस्त मिल जाए तो आप सोचते हो कि चलो एक बार मिल के तो कैसे क्या हालचाल ही पूछ लें। तो वो फिर एक दिन हमारे घर पे आए, बात की तो उनके सामने कि बच्चों वगैरह की, हाँ ये बच्चा क्या कर रहा है, ऐसे ये आपका बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है। तो फिर ऐसे करके मेरी माताजी से उन्हीं दिनों की बात है जब ये सारे हमारे डिस्कशन चल रहा था कोटा जाने और जो भी फाइनेंशियल जो भी नहीं बैठ पा रहा था हिसाब, तो उस तरह से उनके सामने बात हुई। तो उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली, उनको पता नहीं क्या एक प्रेरणा लगी या क्या हुआ, उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि बेटा कितना क्या फीस लगेगी उसमें। अब मुझे पहले तो ऐसा लगा, मैंने कि यार बताने से भी तो क्या होगा, अरेंजमेंट है नहीं अपने पास में, अपने पास कोई अरेंजमेंट नहीं, मैंने कि बताने से भी क्या होगा। तो मैं ऐसे ही चुपचाप और एकदम ऐसे इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ रही थी पहले। अब तो काफ़ी मतलब एक आप यहाँ इस पोस्ट पे पहुँचते हो तो आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ता है, 4 लोगों से बात करनी पड़ती है ना, सब तरह के इंटरेक्शन होते हैं। तो अब जाके तो फिर उस समय मैंने उनको कुछ बताया नहीं, एक थोड़ा आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार इस तरह की परिस्थिति, अब इनको बता के भी अपने क्या हो जाएगा। तो नहीं बेटा बता कैसे क्या हो सकता है ऐसे। मैंने कि अंकल जी वहाँ पे तो कम से कम 45-50 हज़ार तो आप फीस और मान लो, बाकी रहने करने का और ये सब चीज़ें। तो उनका एक ये सवाल था कि वो भी समझते थे कि एकदम से आप किसी बच्चे पे इतना लगा दो, कल को वो कर पाए नहीं कर पाए। उन्होंने मेरे मुँह पे तो उस समय बोला नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगा कि यार ठीक है कुछ कोशिश अगर अपन सहायता कर सकते हैं तो कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि अजमेर में अपने यहाँ पे कोई ऐसे कोई संस्थान नहीं है जो इस तरह की कराती है, कोटा ही जाना पड़ेगा। उन्हें फिर मास्टर्स एकेडमी है अजमेर में, राजेश जी शर्मा उसके संस्थापक हैं, वो उन्होंने मतलब उनसे उन्होंने मिलना सही समझा कि एक बार मैं सर से मिलके बात करता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं इस उसमें। तो उनकी भी वही फीस तो देखो थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार का अंतर आ सकता है, अगर कोटा में 50-55 हज़ार चल रहा है तो यहाँ 40-45 हज़ार का अंतर आ सकता है। तो वो 40-45 हज़ार के आसपास यहाँ पे फीस थी। तो उन्होंने बोला कि जी ऐसी ऐसी परिस्थिति है, बच्ची के पिताजी नहीं हैं और कैसे तैसे अभी तक परिस्थितियाँ देख के और अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं, आप कुछ कर सको तो वो बताओ। तो उनका ये कहना था कि पहले तो उन्होंने सोचा, काबिलियत देखी उन्होंने, फिर अब मेरी रिपोर्ट कार्ड वगैरह और सब उनके सामने रखे। तो उनका ये कहना था कि ठीक है मैं कर दूंगा। बोले आप ठीक है, आप क्या कर पाओगे, कितना कर पाओगे। तो उन्होंने एक लाइन कही कि अगर इसका सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं 1 रुपया नहीं लूँगा। अच्छा, अगर इसका सिलेक्शन हो जाएगा मेरी कोचिंग से, मुझे तो मतलब वही एक मिलेगा कि मेरे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है ना, मेरे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है तो मेरे लिए भी अच्छी बात है। अगर इसका सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं 1 रुपया नहीं लूँगा, और अगर नहीं होता है तो फिर आपको फीस देनी पड़ेगी। उन अंकल जी से, ललित जी गुर्जर से, उन्होंने बोला कि अगर नहीं होता है तो फिर आपको फीस देनी पड़ेगी, हो जाएगा तो मैं 1 रुपया नहीं लूँगा। उस बात पे फिर उन्होंने, अंकल जी ने मेरी तरफ मुड़ के पूछा कि कर लेगी।
इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है, तो मैंने बिल्कुल हाँ भर दी उनको कि हाँ बिल्कुल मैं कर लूँगी। और मैंने उसके बाद वहाँ तैयारी की। और राजेश जी शर्मा जो मास्टर्स अकेडमी के संचालक हैं, उन्होंने कभी मुझे इस तरह की फीलिंग नहीं आने दी, कभी ऐसा नहीं होने दिया कि मैं यहाँ पे फीस नहीं दे रही हूँ या फिर कुछ इस तरह का किसी तरह का भेदभाव या कभी कुछ इस तरह का कभी भी मुझे महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने सभी की तरह मुझे ट्रीट किया और हर बार जो भी एग्ज़ाम होते थे, जो भी चीज़ें, जो भी मॉक टेस्ट वगैरह होते थे, उसमें अच्छी रैंकिंग, अच्छी देख के, उपलब्धि देख के वो खुश होते थे। और उसी कंटिन्यूटी में जब रिजल्ट आया तो उस पूरे बैच में, क्योंकि वही एक कहना होता है कि कोटा से होता है सिलेक्शन, यहाँ से नहीं होता है, यहाँ से नहीं हो पाएगा या फिर यहाँ पे इतनी सुविधाएं नहीं है, तो ये चीज़ थोड़ी बहुत तो देखने को मिली उस समय में न। तो उस बैच के अंदर एक गवर्नमेंट सीट पे सिर्फ मेरा सिलेक्शन उस समय उस बैच के अंदर हुआ, जिसकी उन्हें भी बहुत खुशी हुई, मुझे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। उसके बाद बिल्कुल सिलेक्शन हुआ मेरा। और मेरे जो परिस्थितियाँ थी, घर वाले बाहर रहना और मेरे लिए पैसे वगैरह भेजना करना इतना नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ JLN ही भरा और मुझे JLN मेडिकल कॉलेज मिल गया, अलॉट हो गया पहली काउंसलिंग में। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और वो सारी चीज़ें तो काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ें रहती हैं, काफ़ी डिप्रेशन, काफ़ी एंजाइटी, सब कुछ आता है और उन सब चीज़ों से ही निकलना होता है। और 13 में आपने नीट क्लियर किया और लोग बोलते हैं कोटा जाओगे तो ही नीट क्लियर कर पाओगे, आपने बिना कोटा के अजमेर में रखकर बिल्कुल बिल्कुल लोगों को एक कर दिखाया कि यार बिना कोटा के भी यहाँ से मतलब पढ़ाई करके और कोई नीट क्लियर कर सकता है। बिल्कुल ये चीज़ होती है और ये उस समय का एक मिथ जो था वो कहीं ना कहीं अभी भी है, लेकिन अब तो काफ़ी इसमें गिरावट आई है। काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन भी आ गए हैं, तो इतना प्रेशर, इतना वहाँ जाने का और ये सब चीज़ें आती नहीं हैं। और कहीं काफ़ी जगह अजमेर में भी काफ़ी ऐसे संस्थान अब तो खुल गए हैं, लेकिन उस समय की जो था वो परिस्थिति ऐसी ही थी। उस हिसाब से मैंने कोचिंग करी और कोटा ना जा करके और यहीं पर ही ये फोकस करना कि करना तो है, वहाँ जाएंगे तो भी पढ़ना है, यहाँ रहेंगे तो भी पढ़ना है। सिलेक्शन हुआ, उसके बाद नाम आया, अखबार में नाम आया, पहली बार अखबार में नाम आया, पहली बार फ़ोटो आई अखबार में, तो वो चीज़ देख के काफ़ी घर वालों को भी बहुत खुशी हुई। मेरी दादी जी थी तो उन्होंने वो कटिंग संभाल के रखी, अब तो खैर वो उनका देहांत हो चुका है, तो अब मेरी मम्मी जी ने उस कटिंग को आज दिन तक संभाल रखा है। फ़ोटो सहित अखबार में बच्चे का नाम आना और वो भी ऐसी परिस्थितियों से निकल के आना, वो बहुत बड़ी उनके लिए बात थी। तो आज भी कटिंग मेरे घर पे मेरी माता जी ने, दादी के बाद में उन्होंने संभाल के रख रखी है। बिल्कुल। और कोचिंग वालों ने जैसे वादा किया आपसे कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो हम 1 रुपये आपसे चार्ज नहीं करेंगे, तो उस पर खरे उतरे कोचिंग वाले? बिल्कुल बिल्कुल, वो 100 क्या 110% अगर मैं कहूँ तो वो 110% उस पर खरे उतरे। आज दिन तक मतलब मेरे और उनके बीच में 1 रुपये का भी व्यवहार आज दिन तक नहीं हुआ है। मात्र एक मेरा ये मानना था कि जिस दिन मैं व्हाइट कोट पहन लूँगी उस दिन व्हाइट कोट पहन के सर को मिठाई खिलाने जरूर आऊँगी। तो जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद फिर जब मैंने एप्रिन खरीदा मेडिकल कॉलेज जाने से पहले, तब मैं उस एप्रिन को पहन के और मैं मिठाई का डब्बा लेके सर के पास ज़रूर गई थी और सर, मैडम और इनको सबको मिली मैं। सबने सिर्फ वो मिठाई एक खाई है, उसके अलावा उनके ऊपर कोई भी मतलब ऐसा कोई ऋण कभी तक इस तरह का कभी कोई नहीं रहा, ना हमारे बीच में कोई पैसे की लेन देन हुई। चाहती हूँ मेरी इस कहानी को सुन के अगर आप थोड़े बहुत भी सक्षम हैं, सुरेंद्र जी आप भी इतने अच्छे काम करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं चाहे गुपचुप रूप से करिए उस चीज़ को, क्योंकि आज देखिए वो लोग तो ये बात नहीं करते होंगे, उन्होंने इस चीज़ का बखान कहीं नहीं किया होगा, लेकिन मैं कृतज्ञ हूँ उनकी, तो मैं तो करूँगी। मुझे जब भी ये प्लेटफॉर्म, इस तरह के प्लेटफॉर्म जब भी मिलेंगे, बिल्कुल मैं उनके लिए कृतज्ञता जाहिर करूँगी। उन्होंने इस चीज़ को आज दिन तक, मेरा ये मानना है कि उन्होंने इस चीज़ का बड़प्पन कहीं शो नहीं किया होगा जो उन्होंने मेरे लिए किया, लेकिन मैं बिल्कुल उनकी आभारी, जीवन पर्यंत आभारी रहूँगी। ललित जी गुर्जर की मैं आभारी रहूँगी जीवन पर्यंत, राजेश जी शर्मा की, मास्टर्स अकेडमी की मैं आभारी रहूँगी जीवन पर्यंत। क्या फील करते हो आप जब एक दौर था आपका, पिताजी एक्सपायर हो गए, पढ़ाई के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं था, मतलब उसके बाद मास्टर्स अकेडमी इन्होंने आपको बोला, वादा करा कि अगर आप सिलेक्शन होता आपका तो मैं आपसे 1 रुपये नहीं लूँगा। आज आप उस पल को याद करते हो, आप इस पोस्ट को आप होल्ड कर रहे हो, आज जी जान से आपने मेहनत करी और आज आप इस पद पर है। क्या फील करते हो आप अपने पीछे वाले वक्त को याद करते हो? तो पीछे उस वक्त को याद करके मैं यही सोचती हूँ कि अगर वो जोश, जज्बा, जुनून उस समय नहीं होता और मैं भी पारिवारिक परिस्थिति और इन सब चीज़ों को देख के पढ़ने को एक दरकिनार करके किसी छोटे मोटे कार्य करके या अपने पैसे को देख के कहीं ना कहीं कुछ और ज्वाइन कर लेती, कुछ कर लेती, तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। दूसरी बात ये है कि पिताजी नहीं थे, बिल्कुल कमी महसूस होती है। और हर एक जगह पे जब आप कहीं एडमिशन के लिए, एग्ज़ाम के लिए कहीं जाते हो, तब आप देखते हो कि सबके पिताजी साथ में खड़े हैं, एग्ज़ाम दिलाने लेके आए हैं ना, तो वो चीज़ काफ़ी फील होती है। और आपको हर चीज़, आप शुरू से बचपन से इतने वो हो जाते हो, जब 1 9 साल से आप अपने दम पे इतनी चीज़ें करते हो, आपको ये लगता है कि यार ठीक है, चलो
जो होगा देखा जाएगा, कर लेंगे। लेकिन एक पिता की कमी हमेशा आपको खलती है। जब आपके सामने खड़े हुए लोग दिखते हैं, उनके बच्चे साथ में हैं, उनके पिताजी साथ में हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल खलती है। और लेकिन जितना भी भगवान ने, ईश्वर निमित्त लोग जो मेरे जीवन में पहुंचा है, उनके लिए बिल्कुल मैं बहुत आभारी हूँ। और साथ में पढ़ते रहिए, बस यही मेरा कहना है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपने आप कहीं ना कहीं रास्ते बन जाएंगे। आप भी किसी के लिए सहयोग करिए, मैं भी किसी के लिए सहयोग करूँगी। बुरा मत कीजिए किसी का, बस जितना आपसे हो सके उतना कर दीजिए, वही काफ़ी है और वही काम आएगा। कभी भावुक हुए आप इस चीज़ को लेकर? पिताजी नहीं है, आज भावुक होते हैं आप? भावुक तो इतना समय हो गया, भावुक तो बिल्कुल होते हैं, लेकिन इतना जाहिर कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आज कर सकते हैं आप? बिल्कुल भावुक तो खैर होते हैं, बट वही है कि जीवन चलने का नाम है, आप रुक नहीं सकते। आगे कुछ प्लान है क्या आपके पीजी के अंदर? बिल्कुल, स्पेशलाइजेशन के लिए मेरा प्लान है, मैं तैयारी कर रही हूँ। बट अभी मुझे जिस हिसाब से ब्रांच के लिए उम्मीद थी, उस प्रकार का भी नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार बिल्कुल तैयारी जारी है और इस बार बिल्कुल अब करके रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम, और हमारा तो ये रहेगा कि बिल्कुल करें आप 100%। एक चीज़ में जो आमतौर पर एक बहस चली रहती है रिजर्वेशन को लेकर, आप आज जिस कैटेगरी से आते हैं, कभी आपको फेस करना पड़ा इस कैटेगरी का होना? देखो, मैं SC/ST कम्युनिटी से आती हूँ और SC/ST कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपको मौके मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। जिस परिप्रेक्ष्य से आप निकल के आते हो, वहाँ पे अभी भी आज भी कई जगह ऐसा है कि पढ़ने का, और ख़ास करके महिलाओं को पढ़ने का इतना स्कोप नहीं मिलता है। और कई पारिवारिक सोच भी ऐसी होती है कि ये तो शादी होके चली जाएगी, इस पे मेहनत करने से अच्छा है लड़के पे मेहनत करते हैं, उस पे पैसा लगाते हैं। तो वो चीज़ें देखो सबके साथ में आती है। मेरी माताजी को भी कई बार इस तरह की बातें कही गई कि ये इस पे क्यों कर रहे हो, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरी काबिलियत देखी, सिर्फ और सिर्फ मेरा जुनून देखा। तो इसलिए उन्होंने कभी इस तरह किसी के सुन के, और मेरी ना तो पढ़ाई उन्होंने कभी छुड़वाने की बात की, ना इस तरह की चीज़ें की। जो रिजर्वेशन है, बिल्कुल, इसके बारे में क्या विचार है आपका? देखिए, मेरा ये विचार है कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में रिजर्वेशन का बेस, मूल मंत्र ही यही था कि एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आपको एक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, एक आगे लाके आपको उस वर्ग में खड़ा करना। मेरा ये कहना है कि SC/ST कम्युनिटी से अगर आप आते हो तो आप अपनी मेहनत से, प्लस आप रिजर्वेशन आपने इसलिए लिया है क्योंकि आज दिन भी छुआछात और इस तरह की सोच आज भी गाँव खेड़ों में और सब जगह व्याप्त है। हमारे मेडिकल कॉलेजेस में वाइवा होते हैं, कई बारी ये चीज़, मतलब मेरे कई साथियों ने भी फेस की होगी जो सुन रहे होंगे, तो उन्होंने भी ये कि अगर आप अपना सरनेम वगैरह अगर आपने मेंशन नहीं करते हो, कई बार आप सिर्फ अपना नाम वैसे ही बिना सरनेम के, तो उनसे ये बोला जाता है पूरा नाम बताइए। जैसे मैं अपना नाम बताती हूँ, डॉक्टर कुसुम बता, नहीं पूरा नाम बताओ, पूरा नाम बताओ। वो चाहते हैं कि मैं उदय बोलूँ, उदयगिरिया बोलूँ, ताकि वो मेरी जात का पता कर पाएँ, वो मेरे समाज का पता कर पाएँ। तो वो चीज़ बिल्कुल होती है। आप भी RS के इंटरव्यू वगैरह आपने खुद ने भी दिए हैं, आप खुद भी इतने शिक्षित हैं, तो आप उस परिप्रेक्ष्य में भी हम जाते हैं। तो इंटरव्यू तक जब हम पहुँचते हैं तो इस तरह की चीज़ें आज भी व्याप्त हैं। आज भी आप देखेंगे, एक उनका रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो मेंस में काफ़ी अच्छे नंबर लाने वालों को इंटरव्यू में काफ़ी जगह रोक दिया जाता है। और अंत में मैडम, जो आज हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? या फिर यूँ कहूँ, जैसे आपकी फील्ड की बात करूँ मैं, जैसे आपने 12th पास करके नीट की तैयारी करी, बिल्कुल बिल्कुल, और नीट क्वालिफाई किया आपने, और आज आप मेडिकल ऑफिसर हो। मैं चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट 12th के अंदर है और वो चाहता है आपकी तरह एक सरकारी सेवा में एक मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट, या फिर यूँ कहूँ कि भाई उसको डॉक्टर बनना है, तो 12th के बाद बेसिकली उसको क्या करना चाहिए? देखिए, 12th आप जब साइंस बायो फील्ड से करेंगे तब तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अपना 11th-12th का जो बेस होता है उसे बहुत अच्छे से तैयार करें। उसके बाद रही बात आगे प्रिपरेशन करने की, कॉम्पिटिटिव के हिसाब से नीट का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन के लिए मेरा ये मानना है कि कोचिंग बिल्कुल आपको एक दिशा देती है। अगर आप सक्षम नहीं हैं, सेल्फ स्टडी करके आप निकाल सकते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोशिश करिए कैसे तैसे कुछ ना कुछ, मतलब कोचिंग का आप या तो कंटेंट थोड़ा बहुत, या उनके नोट्स वगैरह आप जो डिस्टेंट लर्निंग कोर्सेज आते हैं उसके अंदर आपको नोट्स भेज दिए जाते हैं। मैं भी उस समय तैयारी कर रही थी तो मैंने भी डिस्टेंट लर्निंग कोर्स LN का चलता था, तो उस टाइम उनकी जो प्रैक्टिस बुक्स जो होती हैं वो मैंने मंगाई थी ऑप्शनल मार्क करने के हिसाब से। तो वो चीज़ बिल्कुल मैंने तैयारी की है उससे, तो वो चीज़ आप भी कर सकते हैं। डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, उनको आप बिल्कुल कोशिश करें, अगर आप ले पाएँ तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं उससे भी। तो इस तरह से आप 11th-12th का बेस पहले अच्छा बनाएं। दूसरा, एक कोचिंग ले सकते हैं, बिल्कुल बेशक कोचिंग लीजिए, लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं इतना कंटेंट पढ़ लूँगा तो ही ठीक है, जितना आपसे संभव हो। क्योंकि कई बार देखो, मेरा मतलब MBBS के समय में भी
कहते हैं कि पढ़ के सो के जाना चाहिए, 2 घंटा 4 घंटा नींद लेके जानी चाहिए, लेकिन ये चीज़ जब आपके अंदर इतना, आप एंजाइटी, देखो आपके अंदर एंजाइटी, इस फील्ड में आप आओगे ना, जब तक आप MBBS कंप्लीट करते हो, करने से पहले पहले आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, काफ़ी चीज़ों से सामना करना पड़ेगा। और जो आजकल ये सुसाइडल थॉट्स और ये सब चीज़ें चल रही हैं, मैं समझती हूँ इस पे बात करना भी बहुत ज़रूरी है, जो प्रेशर में आके। लेकिन अगर नहीं भी होता है तो आपके जीवन से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो आप अपना एक मानसिक, आपकी कैपेबिलिटी इतनी रखिए कि बिल्कुल मैं कर लूँगा या कर लूँगी, और नहीं भी होता है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा मेरे जीवन में। सही बात है। ये ऑप्शन कभी जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट लाइफ गोल इज़ हैप्पीनेस। मेरे लिए तो यही है कि अल्टीमेटली आपको खुश रहना है। तो वो चीज़ है। आप 11th-12th का बेस अच्छे से कीजिए, और नीट के लिए कोचिंग ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए, और NCERT बिल्कुल आपको कंठस्थ करनी है, और कोचिंग में आप बस लगे रहिए, जितना आप समय दे सकते हैं, जितने आप क्वेश्चंस वगैरह करेंगे उतना बढ़िया है। इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, यू हैव टू बर्न लाइक सन। और ये कर दिखाया हमारे आज के मेहमान कुसुमलता जी उदय ने। परिस्थितियों से लड़कर इन्होंने अपने सपनों को साकार किया, और आज आप एक मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थापित है। इनकी कहानी आपको सुनने के साथ साथ अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। पहले तो आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगी कि आपने, सुरेंद्र जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जो हमारे गरीब तबके के गांव देहात से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एक पॉडकास्ट चैनल इस तरह से बनाया है कि बिल्कुल गांव-गांव जाके, या जो ऐसे प्रेरणादायी स्रोत हैं उनसे मिलके उनकी कहानियाँ शेयर करके आपको मोटिवेट करने के लिए बिल्कुल आपने जो बहुत बढ़िया, मैं कहूँगी बहुत बढ़िया मंच की शुरुआत की है। तो बिल्कुल उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगी कि आपका चैनल इस तरह से ग्रो करता रहे, और बिल्कुल आप इनके चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बिल्कुल, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पॉडकास्ट चैनल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज सुना हमने कुसुमलता उदय जी से उनकी सक्सेस की कहानी। मिलते हैं अगले रविवार ऐसे ही किसी अन्य शख्स के साथ, और जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी को। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।